आओ जी। अगर बेरक्ट है तो बेरक्ट निकाल लो, नहीं है तो कोई बात हाँ लेकिन वो मेरे घर पे रखी है। नहीं। अभी तो नहीं है ना। नहीं है तो फिर इधर कहाँ देना। नहीं है? और खरीद रखी है मैंने। हाँ तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको। खरीद रखी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेरक्ट आपके पास है तो खोल लो, नहीं है तो इधर देख लो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि खरीदो। ठीक हो गया। चलो देखो, मैं इसकी सिर्फ 3 दिन की क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है जी। क्यों है ऐसा? क्योंकि खुशी की बात है कि कंप्लीट बेरक्ट नहीं है। ठीक है ना? हाँ, यानी सिलेक्टिव है। तो जो पूरी पोर हाँ। पूरी यूनिट में कवर हो जाएगी। हाँ, सिलेबस जो देखो नेट का है वो नहीं छुड़वाऊंगा मैं, वो तो मैं किसी भी उसमें नहीं छुड़वा रहा। ठीक है ना? लेकिन क्या है, जब आप पूरा बेरक्ट पढ़ते हो तो इसमें लगता है हफ्ता लग जाता है, अगर आप पूरा बेरक्ट पढ़ते हो। ठीक है ना? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव है पोर्शन। ठीक है ना? तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग निपटाएंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 दिनों की क्लास है, बट ध्यान रखना, बर्डन अगेन स्टूडेंट पे रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे। इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन में चले गए तो एक टॉपिक 3 दिन का है ना? अगर ढंग से प्रियम्बल भी करने लग जाएंगे अलोंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑल केस लॉज और उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी जजमेंट, उनके आर्ग्यूमेंट, कि इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट के रिएक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन के बाद पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन है, इसी में निकल जाएगा सब। ठीक हो गया? सही। आओ एक बार सिलेबस इसका हम कर लेते हैं नोट। ठीक है जी। ये लो जी, जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो यूनिट सेकंड के नाम से आता है। सही। अगर बेरक साथ में, अच्छा मैंने लिखा नहीं ना उसके ऊपर, बेरक लेके आना। लो, फिर इधर ही आ जाओ इस पे देख लेना। हाँ चला तो मैं दूंगा, इस पे या तो नोट कर लो या फिर लिख लो या फिर इसके ऊपर चलो। देखो जी, प्रियम्बल खालिस ये अपने आप में टॉपिक है एक पूरा। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ में सीधा फंडामेंटल राइट्स लिखा है, यानी फंडामेंटल राइट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा हम आर्टिकल 14 से शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया? आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज 51A तक। ठीक हो गया? तो प्रियम्बल लिख लो, प्रियम्बल के आगे चेक लगा लो, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर आप आर्टिकल 14 टू 51A। ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसी के अंदर ही आ गया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज कहां से शुरू हो रहे हैं? ये आपके शुरू हो रहे हैं सॉरी आर्टिकल 36 से, 36 से 51 तक। 51A आपका ड्यूटी है। ये देखो जी, सीधा प्रियम्बल। प्रियम्बल एक सिलेक्टिव अलग से टॉपिक है। ठीक है ना? प्रियम्बल के बाद सीधा सिटीजनशिप छोड़ दो, क्योंकि ये फिर हमको फिर इंटरनेशनल लॉज के अंदर वहां पे पढ़नी है, सिटीजनशिप वहां पढ़ेंगे इसको। ये देखो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स और 12-13 डेफिनेशन छोड़ दो लॉ की,
सीधा 14 से शुरू करो। 36 से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। 51 पे डीपी खत्म हो जाते हैं आपके। फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ पे खत्म हो गए? 35 पे खत्म हो गए, ठीक है ना। अब 35 ए बी सी है, क्या है वो देख लेते हैं। 35 ये, चलो ठीक है। 51 ए पे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है। सिंपल हो गया। ये एक टॉपिक आपका सिंपल। चलो जी, इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है जी। जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं, ये देखो यूनियन आ गया आपका। एक तो यूनियन का लेजिस्लेशन आपने देखना है। यूनियन के अंदर कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, मंत्रिमंडल, राज्यसभा, उनके इलेक्शंस, उनका क्या बोलते हैं उनका उनका चुनाव, या उनको कैसे हटाना है, उनका इम्पीच करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ये आपका स्टेट खत्म हो रहा है, पार्लियामेंट भी इसी के अंदर ही आ गया है। आ जाओ जी, पार्लियामेंट भी इसी के अंदर ही आएगा। आर्टिकल पूछ जाओ। लाओ जी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द, सही बात है। देखो यूनियन जुडिशरी नहीं बोला था, 123 तक कराऊंगा मैं, ठीक है ना। हो सकता है यूनियन जुडिशरी अलग से लिखा उसके अंदर, ठीक हो गया, जैसे जुडिशरी अलग से लिखा है, ठीक है ना। देखो लिखा ही नहीं है कि स्टेट जुडिशरी है या फिर यूनियन जुडिशरी है, तो जुडिशरी खाली छोड़ दिया तो अपने को दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा जो टॉपिक है आपका, मैं उसके अंदर आपको आर्टिकल 52 से 123 तक कराऊंगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टेट का शुरू करना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया, यूनियन जुडिशरी, ठीक है ना। इसके उधर कूद जाओगे तो स्टेट आ जाएगा। 152 से लेकर ये चलेगा आपका हाई कोर्ट तक, ये 213, ठीक हो गया। अब 124 से लेकर, और वो वाला जो बीच में पोर्शन था हाई सुप्रीम कोर्ट वाला, ये 214 से लेकर ये आपका आ जाओ 232 तक, और 233 से लेकर 237 तक ये आपका लोअर जुडिशरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। क्योंकि सिंपल जुडिशरी लिखा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे, और हाई कोर्ट के साथ साथ में अपनी लोअर जुडिशरी उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। चलो जी, चौथा टॉपिक भी हो गया। इमरजेंसी प्रोविजन, सीधे सीधे आर्टिकल है। इमरजेंसी प्रोविजन के नाम के तो सीधे चैप्टर्स हैं। बड़ा लंबा चौड़ा, ये आ जाओ जी। कहाँ गया 352? ये लो, इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 60, ठीक हो गया। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स, वही जम्मू कश्मीर वाले, सिक्किम वाले, ये अपना पूर्वोत्तर वाले हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शेड्यूल्स भी आ जाते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। त्रावणकोर के और ये दमनदीप वाले, ठीक है ना, स्पेशल स्पेशल जो प्रोविजन है ये सारे के सारे हम इसको निपटाएंगे। चलो जी, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी, एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी, ठीक है ना। और ये जो लोकल लेवल पे आके वो देखा हुआ ना, कई बार जैसे वोट डालते हो, वो वोट की होगी ऐसे होगी उन्हें वोट की। आपने कभी वार्डो के डाले? वार्डो के प्रधान के, है ना। हाँ, कई बार तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि भाई एमपी के इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन किसी किसी राज्य में सेम हो जाते हैं, एक ही दिन हो जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, 4-5 मशीनों पे से टप 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 करना पड़ता है। तो उसका उसका मतलब क्या है कि यूनियन का तो हम बेसिकली पीएम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जो एमएलए सेलेक्ट कर रहे हैं वो सीएम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है, अब एमएलए जो काम संभालेगा, नीचे भी तो टीम चाहिए शहर के लेवल पे,
वार्डों के प्रधान, मेयर, ठीक है ना, और अलग अलग जो है उनके जो उनके इलेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे इलेक्शन मिलके, इंक्लूडिंग पंचायती इलेक्शन, ठीक है ना। अगर कोई अर्बन एरिया है तो वार्ड का प्रधान बनेगा, अगर कोई रूरल एरिया है तो सरपंच बनेगा, ठीक हो गया। तो तीनों के तीनों इलेक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, साथ में करेंगे। चलो जी, बेसिकली इसके अंदर तो क्या है, अपने को इलेक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना, अपने को तो सिर्फ कमीशन के विषय में पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, यस, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम बाय द वे ये चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। हाँ, ठीक हो गया। चलो, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये देखो, ये आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अब वही बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, सारा का सारा देश एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल रहा है। सर ये मेरे सर को क्वेश्चन आया था कि जैसे न्यूज़ प्रोडक्ट्स में जूरिस्ट नहीं थे, हम्म। तो इसमें भी होंगे कुछ जूरिस्ट ने उसने ये कह दिया उसने हाँ, वैसे ही है। मतलब वो लिया है इंडियन पर्सपेक्टिव वाला जो है वो तो क्यों वो भी करा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही तो है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बोलूँ कि देश का एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ही है तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये वही तीन वो होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। ओडी अल्टम पार्टम, नेमो जुडिक्शन कोसा हुआ और रेशियो डिसिडेंडी, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जो हैं इसको हम निपटा लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ग्राउंड्स, ठीक है ना। सीधा 137 करना है अपने को, ठीक है जी, और कुछ नहीं करना है। सही, अपना पूरा का पूरा काम जो है वो बेरेक्ट में से ही चल जाएगा, ठीक है ना। जो टॉपिक है जैसे नेचर एंड स्कोप वाला है तो क्लास में जो हो गया है इनफ है, ठीक है। आपकी इच्छा है तो कोई किताब लेनी है मेरी तरफ से फ्री, ठीक है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है ना। ऐसे ही नेचुरल जस्टिस का रहेगा और ऐसे ही आपका जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का रहेगा, ठीक हो गया। इसमें जो मेन मेन कंसेप्ट है जिसके विषय में सिलेबस जो है वो एकदम साइलेंट है, वो क्या है, केस लॉज, ठीक है। अब देखो, केस लॉ याद करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीके का मैं वर्णन ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब वो समय ही नहीं है कि हम एक एक केस के फैक्ट्स में जाएं, भाई हाई कोर्ट ने क्या कहा, जिसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को क्या डायरेक्शन दी, पार्लियामेंट ने क्या रिएक्शन दिखाया, ठीक है ना। इसके विषय में बात करने का समय नहीं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है एक लिस्ट, किसकी, जितने भी आपके लीडिंग केस लॉज हैं, ठीक है ना। वो लिस्ट आपको जो है मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है ना। वो लिस्ट अपने लिए अवेल कर लो आप, ठीक हो गया। आज ही पूछ लेना, आज क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। चलो, वो अवेल कर लो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, मान लो अगर एक दिन लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मान लो कोई ऐसा केस लो भाई यार ये तो हमको याद ही नहीं हो रहा, तो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। हम हजारों केस लो याद कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। सही, तो वो पूछ लेना, और जो केस लो ना याद हो तो मैं अपनी तरफ से ट्रिक आपको बता दूंगा, आपको वो केस लो याद हो जाएगा, ठीक हो गया। ज्यादा नहीं, आपको 300 से 500 केसेस ही जो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने हैं, हाँ रटने पड़ेंगे, ठीक हो गया, सिंपल। ये बता दिया जाएगा, इस पे थोड़ा सा फोकस रख लेना, ये एक्स्ट्रा एज की तरह आपको काम आएगा, ठीक है ना। बेरक तो हर कोई पढ़ के वहां पे बैठा होगा, ठीक है ना, लेकिन एज किसको मिलेगी, यूनिट 2 के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली जिसको केस लॉज बड़े अच्छे से मालूम, ठीक हो गया। ध्यान रखना, हमने क्वेश्चंस करे थे कि किस टॉपिक में से कौन कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, याद है, इंट्रोडक्शन में करवाया था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में से कितने आएंगे, 15 से ये नेट के, नेट की
हम्म, देखो जरा इंट्रोडक्शन में। मैंने 2025 का दोबारा देखा था। देखो मैंने कितने लगवाए, तीन तीन का तो गैप नहीं करा, वो गैप तो ज्यादा ही करवाया होगा मैंने। हाँ वो हो सकता है कि भाई 2025 के क्वेश्चन पेपर में 18 आए हुए, ठीक है, लेकिन मैंने इस हिसाब से लिखवाया होगा 10 से 20। देखो जरा, लिखे। दूसरी वाली में अच्छा, छुट्टी पे चल रहा है बच्चा हमारा है। चलो देख लेना वो, ठीक है ना। चलिए ना, 11 से 23, 11 से वही 20 का डाला। 23, चलो अगर 20 20 23 आ रहे हैं तो ध्यान रखना, तीन आपके केस लॉस, ये तो श्योर है। अगर मैं यही गिनती केस लॉ की करूं, अगर मान लो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 8 आपके केस लॉज में से आ सकते हैं। इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा। एक्स्ट्रा एज का मतलब क्या है, आपको बढ़ा देगा, दूसरों से आगे कर देगा। सही, चलो जी, आओ जी, शुरू करें। पहला टॉपिक उठाओ, प्रियम्बल। बड़ा ही दो, बड़ा ही दो ये। एक काम करना, बेरेक्ट जरूर अरेंज कर लेना अपने लिए। जो अपने पास बेरेक्ट पड़ा वो लेके जरूर आओ, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं लिख पाओगे। ठीक होगा ना, मेरे से ठीक है ना। मान लो 3 दिन का जो मेरा सपना है छोटा सा टूट जाएगा वो, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मार्च आया है इसमें लगभग लगभग सिलेबस आपका करवा दूँ, हो जाएगा टारगेट। बोलो, मैं यूँ नहीं कह रहा एग्जैक्ट 3 दिन, 3 के 4 कर लो, कोई बात नहीं, सिलेबस हो जाएगा, रिवाइज करना। ठीक है ना। हाँ सिलेबस अगर हो जाएगा ना तो चीज़ें रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा। ठीक हो क्या। अभी तो क्या है, मान लो कोई ये भी बोलेगा कि भाई टेस्ट ले लो, ये और टेस्ट लेने के लिए मेरे को बैठना पड़ेगा। अब यही बात है, अभी यहाँ पे मेहनत कम हो जाएगी। एक बार अच्छे से चीज़ें निकाल लो। फॉर्म निकल गई सर इसमें? हैं, फॉर्म ना ना अभी निकल लास्ट टाइम से निकलती है। ये निकलेंगे आपके मई अप्रैल मई में। इसी महीने पहले निकलेगी पेपर भी अप्रैल में। डेट चली यार। तो वो तो फिक्स होता है, साल में 2 बार होते हैं, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता दिसंबर और जनवरी स्टार्टिंग। है ना। तो बिल्कुल साल का लास्ट खराब करते हैं बच्चों के। और न्यू ईयर खराब करते हैं। जून में भी आप यूँ लगाओगे, जून तो भाई साहब अब तो ये 1.5 1.5 2 2 महीना चलते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कराना होता है। अब देखो लो वाला कब आएगा। आरसीडी में तो खत्म कर देती है पेपर। हाँ कहाँ, लास्ट 8 का था, 31 को शुरू हुए थे, लोग का ही था सबसे पहले। नहीं नहीं बहुत टाइम लगते हैं, कितनी बार तो कैंसिल होते हैं, फिर 15 15 20 20 दिन के बाद फिर डेट आती है। ठीक है जी, चलो ठीक हो गया। इतना नहीं लिख पाएंगे हम, लेकिन क्या है अगर बेरेक्ट हाथ में है तो हम विजुलाइज कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। एक बेरेक्ट पकड़ने की हैबिट भी हो जाएगी। ठीक हो गया, चलो चलो। ये लो, सिंपल। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इसमें वो तो नहीं आते ना, सोर्सेज सार्सेज ये तो नहीं आते ना। नहीं नहीं, केस वही आता है। और बाकी डायरेक्ट मेरे से हम्म, चलो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लो। लिखो, आईडी बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन। देखो ये दूसरे जैसे बेरेट्स होते हैं वो चैप्टर्स के अंदर बटे होते हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्ट्स में बटा है, 22 पार्ट्स हैं इसमें। लिख लो सिंपल।
ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है ये देख लेते हैं एक बार। ये देखो पार्ट 22, ठीक है ना, कितने आर्टिकल हैं? लिखो आर्टिकल 1 से 395। ठीक हो गया? सही। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल 9, 12 शेड्यूल है। और 12 को कैसे लिखोगे? 8+4। हाँ, जब आप शेड्यूल लिखोगे शेड्यूल्स, तो आप टोटल लिखोगे 12 और बराबर में 8+4। मतलब ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमारे पास सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, ये 4 बाद में अमेंड हो होकर आए हमारे पास। ठीक हो गया? चलो अगर अपने पास लेटेस्ट बेयर एक्ट है तो उसमें से आप जो है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आई हैं अभी तक, ठीक है ना, वो सारी की सारी देखोगे और उनके नंबर लिखोगे। ठीक है ना? सो फार हाँ लेटेस्ट का 106 ये बीएनएस वाला। उसमें जो जो 106 जो अमेंडमेंट है कौन सी बीएनएस वाली है? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अमेंड करना ही पड़ेगा। एक बार देख लेना उसको, ठीक है ना, मैं यही कह रहा हूँ। ज्यादा यही होगी 2019 में, देखो 104 अमेंडमेंट हो चुकी है 2019 में, तो ये 2020 का है तो 106 से तो आगे मिलेगी। ठीक है ना, देख लेना लेटेस्ट बेरेट। या फिर लेट से लेटेस्ट बेरेट नहीं लेना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक साइट से देखोगे, विकिपीडिया से मत करना चाहिए। ठीक है, विकिपीडिया कुछ अमीर लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना उन्होंने बनाई हुई है उनके द्वारा। ठीक हो गया? वहां से नहीं आप चेक करोगे। ठीक है ना, अगर आप गूगल से चेक कर रहे हो तो गूगल पापा के पास जाना और उसके पापा को बोलना कि ऑथेंटिक साइट हमको दिखाए, ठीक है ना, जिसपे लिखा हो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जैसे कि देखो मैंने अभी आपके सामने, अगर मैं इसको अगर इसको अभी क्या हो रहा है हाँ, ये देखो जरा। ये देखो दिख रहा है? ठीक है ना, ये देखो क्या है, HTTP पता नहीं क्या है, इंडिया को है। ये देखो जरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये देखो .gov.in, ये अपना सरकारी है। ठीक हो गया? हम यहाँ पे खोल सकते हैं। ये बेरेट नहीं खोलेगा। ठीक है ना, बेरेट के लिए तो मैंने दूसरा खोला होगा, क्योंकि बेरेट तो सिर्फ क्या छपाई वाला कागज है। अब इसमें हम जाके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? अबाउट अस, ऑफरिंग्स, here are acts and policies। ऑथेंटिक नहीं हाँ बताएगा तो क्या, लेकिन वही बात है, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर अच्छे से बैठोगे ना। कहाँ से देखें ये? पता नहीं कैसे खुलेगा अभी।
हम्म, ढूंढने में टाइम लगता है तो ढूंढने में बहुत लगेगा सारी इस पे समय। बाकी यूं है कि अपना ऑथेंटिक देखना। ये देखो इसने क्या करा है, वो सरकारी कागज ही खोल के उसको पीडीएफ बनाया और वही अपलोड कर दिया। ह्यूमन करने से ज़्यादा नेटवर्क लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अपने को तो क्या है, बस ऑथेंटिक वेबसाइट देखनी है, बाकी चीजें अवॉइड कर देना। चलो आओ जी अब जरा याद कर लो आज से। हम भारत के लोग, हमने भारत के लोगों ने क्या किया है, सोलमी रिजोल्व कर दिया है और अपने देश को एक कॉन्स्टिट्यूट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है जिसके द्वारा हमने अपने देश को सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखो, इसका ऑर्डर याद रखना, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोव सोक सैक डैम। ठीक हो गया, चलो जी। और सिक्योर कर रहे हैं अपने सारे के सारे सिटीजन्स को, क्या, जस्टिस सिक्योर कर रहे हैं, किस चीज का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और लिबर्टी दे रहे हैं किस चीज की, विचारों की, सोचने की, थॉट की, एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी दे रहे हैं। बिलीफ, कोई भी बिलीफ अपनाओ, कोई भी फेथ अपना लो, कोई भी वर्शिप करो, उसकी हम लिबर्टी दे रहे हैं। और इक्वलिटी दे रहे हैं किस चीज की, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। एंड प्रमोट कर रहे हैं अपने अंदर ही, अपने अंदर सारा क्या क्या, फेटर्निटी, भाईचारा, अशोरिंग, जिससे अशोर हो जाए क्या, डिग्निटी। किसकी डिग्निटी, कोई भी इंडिविजुअल है हमारे देश में उसकी डिग्निटी, एंड के ऊपर प्लस लगानी है हमने, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है ना, यूनिटी और साथ साथ में इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी। ठीक है जी, ये अपना अपना प्रेम्बल हो गया है। ठीक है जी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर। अब देखो कब, 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट के अंदर जब ये सौंप रहे हैं देश को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आज यानी कब, 26 नवंबर 1949 को, यह करके इस कृत्य के द्वारा, डू हेयर बाय, हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने इनेक्ट लागू कर दिया है, एंड गिव हमने दे दिया है, टू आवर सेल्फ स्वयं को, क्या, यह है कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, द डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, एंड सिंपल, इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। लो, इसको देखो ना, विजुअलाइज करना। अब वो बोलना पड़ेगा ना, खोलो जरा, लाओ मैं खोल के बताऊँ। सिंपल, याद कर लो इसको, प्रेमबल को, ये यहाँ नहीं, और जगह, सारे जगह ही काम आता है ये। ठीक है ना, सिंपल लिख लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, resolved, इंटू, इंटू तक आ जाओ, लिख लिया। चलो जी, ऐसे ब्रैकेट खोल के, सोव, एस ओ वी, सोव, कोमा, सोश, एस ओ सी, सोशोलॉजी का सोश, ठीक है ना, सेकुलर, एस ई सी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक का डैम, रिपब्लिक, रिपब्लिक पूरा लिखना, लिखो तो ब्रैकेट कर लेना बंद, सोव सोक सैक डैम, सॉवरन सोशल सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के अंदर जब हम देखते हैं तो नंबर लिखा हुआ है,
ये देखो ये कब आया है, ये आया है 42nd अमेंडमेंट के साथ। तो यहाँ पे नंबर डाल के और 42nd अमेंडमेंट लिख लेना। ये सारी 47 नंबर है, हाँ सारा तो नहीं, इसके अंदर जो है सेक्युलर वर्ड आया है। हाँ सेक्युलर वर्ड है। सोशलिस्ट एंड सेकुलर आया है, ठीक हो गया। एंड की जगह मैं प्लस लगा रहा हूँ इस ब्रैकेट के बाहर। ये मैंने देखा तो था, मतलब अमेंडमेंट्स की डेट्स तो नहीं पूछ रहे ना। अमेंडमेंट की डेट अमेंडमेंट की डेट पूछ ली हो, जैसे एक्ट पूछ लिया हो, पता नहीं ऐसे, विद इफेक्ट फ्रॉम, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। बस अमेंडमेंट मैंने अमेंडमेंट हाँ, मैंने ढूंढा लेकिन मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मिला। चलो, एंड टू सिक्योर to all its citizens, यहां तक लिख लो। क्या चीजें सिक्योर कर रहे हैं, नंबर 1 नीचे लिखो, नंबर 1 करके जस्टिस सिक्योर कर रहे हैं, नंबर 2 लिबर्टी सिक्योर कर रहे हैं, नंबर 3 इक्वालिटी, इक्वालिटी सिक्योर कर रहे हैं। देखो जरा लिख लिया, 3 लिख लिए। जस्टिस किस किस चीज का, एसओपी सॉप का, सोप का, सोप से क्या बना, सॉरी सोप नहीं था, सैप था, सोप गलत हो गया। सोशल इकोनॉमिक हाँ पॉलिटिकल हाँ जी, एस फॉर सोशल, ई फॉर इकोनॉमिकल, पी फॉर पॉलिटिकल। सोशली जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा देश के लोगों को, ठीक है ना। लिबर्टी किस किस चीज की, लिखो टी बी ई थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन डब्ल्यू एफ, हाँ जी, टी फॉर थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप एंड फेथ। ठीक है ना, याद करने के लिए, जस्टिस मिलेगा सितंबर में, ठीक है ना। लिबर्टी आजादी किस चीज की, वो सिर्फ याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी, तो तबायफ बनने की, और कोई वर्ड बन नहीं रहा है, तबायफ, लिबर्टी मिल जाएगी भैया। बट ध्यान रखना, टी स्टैंड फॉर थॉट, ठीक है ना, बी फॉर बिलीफ, ई फॉर एक्सप्रेशन, डब्ल्यू फॉर, वर्शिप एफ फॉर फेथ, ठीक है ना। चलो जी, फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज की, ये सोप की है, सब एक ही साबुन से नहाएंगे, एसओपी कौन सा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एसओपी के बीच में एस के बाद प्लस का निशान लगा लेना, ओपी इकट्ठा है ऐसा लगा, ठीक है ना, कर लिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या, और क्या फैला रहे हैं, देखो ये जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी तो फैला दिया है, ठीक हो गया, ये एक ही सोप से नहाए हैं, ठीक है ना, तो ये फैल गया है। और क्या क्या फैला रहे हैं, और ये फैला रहे हैं फेटर्निटी, FATERNITY, फेटर्निटी,
और फैटर्निटी भी कैसी वाली, जिससे अशोर हो रहा हो, अशोरिंग द डिग्निटी। डिग्निटी क्या, इज्जत बोल दू, इज्जत, रिस्पेक्ट बोल दू। भाईचारे, भाईचारे में कौन सी इज्जत वाला भाईचारा, तो भाईचारे वाला भाईचारा नहीं। ठीक है जी, चलो जी। ऑफ इंडिविजुअल किसकी डिग्निटी, इंडिविजुअल की, ऑफ इंडिविजुअल। ठीक हो गया जी। एंड की जगह प्लस लगा रहा हूं मैं, ब्रैकेट लगा के, यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फैटर्निटी किस चीज की थी, एश्योरिंग कर रहे हैं, जिससे एश्योर हो जाए क्या, डिग्निटी किसी इंडिविजुअल की, और यूनिटी और इंटीग्रिटी हो जाए किसकी, एश्योर हो जाए फैटर्निटी के द्वारा, नेशन की। तो यू एंड आई भी स्ट्रॉन्ग हो जाए देश में। ठीक हो गया, चलो डन। देखो ब्रैकेट लगी हुई है, यहां पर भी एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखो 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस अमेंडमेंट को। सुश्री इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इस अमेंडमेंट के अंदर, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्री आ गई थी उनकी, लगभग लगभग सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है जी, अब खत्म करो। अब सीधा सिंपल नीचे लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ने टुडे क्या एक अंडा दे दिया है, एईजी, अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव। क्या है, कौन सा अंडा दिया, उस अंडे का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कब दिया है अंडा, 26 नवंबर 1950 49 49। जो 26 नवंबर आपका, इसी कारण से क्या बुलाया जाता है उसको, विधि दिवस, इंग्लिश में लॉ डे, दी लॉ डे। देखो कितना इजी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved इंडिया इनटू इंडिया रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सौ सैक सौ सैक डैम रिपब्लिक, ठीक है ना, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन क्या, जस्टिस। कब, सितंबर का। लिबर्टी किस चीज की, बाइफ की। थर्ड में इक्वलिटी किस चीज की, सोप लगाने की। ठीक है ना, और साथ साथ पे क्या फैला रहे हैं और क्या प्रमोट कर रहे हैं, फैटर्निटी की, जिससे कोई भी किसी की डिग्निटी किसकी, इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की तो डिग्निटी है, और नेशन की क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक हो गया, क्या रही से ये अशोर हो जाए। ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एईजी दे दिया है। ठीक है ना, क्या, यह है कॉन्स्टिट्यूशन। गिव। ठीक हो गया, बहुत ही इजी है। करो, इसके अंदर जो केस पूछे जाते हैं, कहाँ गया, कहाँ गया, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस। अगर लिख पाए तो, अगर स्पीडली स्पीडली लिख पाए तो। मैं अंदर डिस्कस नहीं करूँगा, लिख लोगे तो बेटर रहेगा। मैं लिखवा दूंगा, बोलो, देख लो। हाँ वो रैंडम लिस्ट आएगी,
या फिर ऐसा कर लेते हैं, सुनो, तो तुम्हारे ऊपर है, देखो अगर तुम मेरे को स्पीड दिखाओगे तो तुम चाहे कोई बात नहीं 4 के 5 दिन ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे कंप्लीट कर लो सारा का सारा, लेकिन स्पीड दिखानी पड़ेगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया। बाहर से जो किताब लेके आओगे वो तो रैंडम मिलेगी आपको, ठीक है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रियम्बल की हैं, ये आर्टिकल 14 के 15 के 16 के, ठीक है। क्योंकि कई बार ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हो तो पता नहीं कब डिवीजन के जो केस लॉज है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ। ये जो स्टूडेंट्स इवॉल्व होता है ना कि इसमें तो कुछ ऐसा कह दिया फिर उसमें मना कर दिया फिर उसमें जो दोबारा स्टूडेंट्स में तो हम लोग क्रोनोलॉजिकली ही लिखा है, वहां तो उनका पूछते हैं, जूरिस्ट का ही पूछते हैं। बुक्स का पूछता है और उसका भी पहले कौन सा स्कूल था ये बताओ अच्छे से। हमने चेक करना, हमने क्रोनोलॉजिकल ही लिखा है सारा का सारा, हमने जो डेट लिखी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसमें साइटेशन के साथ में लिख लेंगे, उसमें ऑर्डर पता लग जाएगा, लिखो जरा। लिखो, लिखो पहला केस, ये देखो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, REF, री बेरुबरी, BE, चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ इसको, बेरुबरी केस, लिखो ऐसे लिखा मिलेगा आपको। पूरा नाम लिखना है तो लिखो द बेरुबरी यूनियन, वर्सेस अननोन, 1960 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, लिखो इसके बाद IC गोलकनाथ, IC गोलक, GOLAKNATH, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक भी केस हाई कोर्ट का नहीं पड़ेगा, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के पड़ेंगे। हाई कोर्ट से पूछते हैं ठीक हो गया। सर आई या IC, IG, IG, अब आईजी लिखिए IC लिख लो इसका, IC लिख लो, ये कई बुक में आपको, कई रेफरेंस में आपको IG गोलकनाथ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस को लिखो, लिखो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 सुप्रीम कोर्ट। क्या था सर ये केशवानंद भारती केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 73, 1973 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तीनों केसेस के ऊपर स्टार लगा लो भैया। केशवानंद भारती, मेन कौन सा इसमें मेन पॉइंट क्या है लिखो ना, जैसे मतलब पता है कि किस कौन सा केस किस पे है लिखो ना, क्या ठीक है बोलो। तो ऐसे ही जैसे मान लो मुरली एस देवरा का केस है इसमें क्या हुआ था स्मोकिंग बैन वो देखो डॉक्ट्रेन शॉक्ट्रेन वो तो मैं लिखवाऊंगा, वो तो लिखवाऊंगा मैं। अब जैसे केस के साथ ही जवाब भी लिखवा देनी पड़ जाएगा अलग से करेंगे फिर उसको फिर केस में मिलाएंगे दोबारा ज्यादा ज्यादा बढ़ो, ये तो लिस्ट दे दो ज्यादा बढ़ो। नहीं मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर कोई डॉक्ट्राइन आया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आई, वो तो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना।
लिखो, चलो छोटा छोटा और लिखवा देता हूँ। रीवेरिफाई के केस में लिखो, ये आर्टिकल 143 का है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और देखो मेन चीज क्या है हल्डी हुई थी इसके अंदर, रीवेरिफाई के अंदर प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देखो प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। आईसी गोरखनाथ में लिखो, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। Parliament cannot do. अमेंड फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती में लिखो, पहले तो इसमें लिखो 13 जज बेंच बैठी, इसमें लार्जेस्ट बेंच वाला केस है ये। सीजीआई साहब लिख लो, सीजीआई सीएम सीकरी, एसएम सॉरी, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे इस केस के अंदर, एस एम सीकरी। ऐसा है क्या है? हाँ SIKRI सीकरी, ठीक है ना। लिखो इसके अंदर इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि देखो शुरुआत में तो क्या कह रहे हैं कि प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट अलग अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज करते तो प्रीएम्बल के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सही। तो बाद में क्या आता है, बाद में केशवानंद भारती वाला केस आता है, ठीक है जी। केशवानंद भारती के अंदर क्या कहते हैं, केशवानंद भारती के अंदर ये बोल दिया, क्यों उससे पहले जो है फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज कर चुकी है पार्लियामेंट। आईसी गोलकनाथ के अंदर जमीन के राइट के ऊपर आ चुका है, पहले फंडामेंटल राइट होता था, जमीन रखने का राइट फंडामेंटल होता था पहले, ठीक है। आईसी गोलकनाथ के अंदर, गोलकनाथ के केस के अंदर क्या किया, सारी सारी जमीनें खरीद के रही थी उनकी, मतलब उनसे सरप्लस की जमीनें हथिया ली थी किसानों से। आर्टिकल 19 ऐड था ना। हाँ, तो आर्टिकल जो था उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। उस आर्टिकल को हटाने के बाद जो है फिर क्वेश्चन आया कि भाई अब ये तो सवाल ही नहीं रहा कि फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट ने तो कर दिया, अब ये सवाल पे बहस करने का क्या फायदा। फिर केशवानंद भारती का केस आता है, केशवानंद भारती के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाता है ये कहकर कि भैया हाँ ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है चेंज फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो आपका प्रीएम्बल में लिखा है। ठीक हो गया। ऐसे अमेंडमेंट नहीं आएगी जिससे यूनिटी इंटीग्रिटी खत्म हो जाए, फेटर्निटी खत्म हो जाए, जस्टिस खत्म हो जाए, लिबर्टी खत्म हो जाए, ठीक हो गया, इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए, ठीक होगा। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकनेस के ऊपर बात आ जाए, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिखो एक क्लास केस, SR बोम्मई, SR बोम्मई, BOMMAI बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 सुप्रीम कोर्ट, BOMMAI बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, UOI करके लिख लेना, वर्सेस UOI लिख लिया, 1994 सुप्रीम कोर्ट।
इस केस के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट के बाद जो वर्ड आया था, कौन सा? सेकुलर। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सेकुलर, जो सेकुलरिज्म है वो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक फीचर है। लिखो, लिखो, सेकुलरिज्म इज ऑल्सो ए बेस, इज ऑल्सो ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Let it सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट पे सवाल आता है क्या? हर्ष चेक किया है? वही सर, अभी तो करते ही नहीं है क्वेश्चन उसके, ये जो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग में पेपर में वही और डाउन। फिर एक काम करो, आपको सवाल सोल्व नहीं करना है, दोनों आज काम करना, ठीक है ना? ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो हिमानी भी काम कर लेगी अगर ये वीडियो देखेगी तो। आपने सिर्फ वो एरियाज देखने हैं, ठीक है ना, जो एरिया से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? अब देखो, फंडामेंटल राइट की आप बात करोगे तो चैप्टर तो पार्ट तो थर्ड है वो, ठीक है ना, 12 से शुरू हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट तो 14 से शुरू हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि इतना स्पेसिफिक चलने से नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है ना? आर्टिकल 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट सर वैसे तो सिलेबस से बाहर नहीं आना चाहिए। है, ठीक हो गया ना? अब अगेन, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, लेकिन अगर स्पेसिफिक सर्टेनिटी में चलोगे ना तो नहीं है, समझ रहे हो? तो नहीं है, फिर अदरवाइज है, सही। तो अगेन, आप उठाओगे अपना पीवाई क्यू उठाना, उसको सोल्व मत करना कॉन्स्टिट्यूशन का, जूरिस्प्रूडेंस का उठाना है उसको सोल्व करना, करो, मोस्ट वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन का मत सोल्व करना, बट ये क्या है कि 5-6 साल के एक बार देखना, कम से कम 5 साल के जरूर देखना। मेरे को कल ये बता देना कि ये एरिया में से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एक बार भी आया क्वेश्चन तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है? सिंपल। फॉर अ वाइल मैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से शुरू कर, ठीक हो गया? कल मेरे को बताओ कि कल बैठते ही सबसे पहले ये सवाल पूछूं, और दोनों के लिए बेटा, ठीक है ना, गुड़िया के लिए भी होमवर्क है, ठीक हो? 5 साल कम से कम देखना। आर्टिकल 13 में से कैसे सवाल आएंगे? आर्टिकल 13 में से सवाल आएगा कि ये बताओ ये लॉ की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना? आर्टिकल 12 में से सवाल क्या आएगा? ये फलाना इंस्टीट्यूशन पूछ लेंगे, फलाना डिपार्टमेंट पूछ लेंगे, भाई ये स्टेट है कि नहीं है, ठीक है ना? अब जैसे यूजीसी स्टेट है कि नहीं है, एनसीईआरटी स्टेट है कि नहीं है, एससीईआरटी स्टेट है कि नहीं है, बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है, ठीक हो गया? पार्लियामेंट स्टेट है कि नहीं है, हाई कोर्ट स्टेट है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्टेट है कि नहीं है, ठीक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत फिक्स है। अगर मान लो आता हो ना आर्टिकल 12, तो क्या शानदार आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट में से हाई कोर्ट स्टे नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से वो स्टेट है, रेट्स तो हम उनके खिलाफ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अदरवाइज वो स्टेट नहीं मेन तो रेट्स टाइप पर कर लेते है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई जज लगना है और उसकी नौकरी में धांधली हो गई, तो कहाँ जाएगा फिर? ना ना, नॉट नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ना ना ना, उसकी भर्ती में धांधली हो गई है ना? अगर पूरा उसको स्टेट की डेफिनेशन से बाहर रखोगे तो फिर एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी उसकी, ठीक है ना? तो विमेन कैप्रिस लगाना पड़ेगा, डर तो सुप्रीम कोर्ट को भी होना चाहिए, है ना? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ जनता जनता का डर नहीं होना चाहिए, जनता भाई इस मामले बोले अगले में ना बोले, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ विम्स एंड कैप्रिस यानी कुछ कोड़े, कुछ मतलब डर उसको होना चाहिए। रीजनेबल क्रिटिसिज्म, देखो पता है क्या है, कोई ऐसा जस्टिस आएगा, ठीक है ना, जो क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत पॉजिटिव मैनर में ले, ठीक है ना? ये तो मैं बताऊं, ये जो पिछले जो कुछ जस्टिस निकले हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा वो और बड़ी अजीब से माइंडसेट के थे,
इनसे पहले ऐसे जस्टिस निकले हैं, वो तो बोलते हैं कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, वी आर ओपन टू क्रिटिसाइज। ठीक है ना। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने तो ये भी बोला है कि हमको इस देश की जनता के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हम इनकी दया पे हैं यार, ये प्रजा की दया है कि हम यहाँ हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोर्स क्या है, प्रेमबल में तो बता दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सोर्स ओनली। ठीक है। ये तो बीच में 3-4 ऐसी ये पट्टी आई है, ये ऐसे सीजीआई आए, मतलब इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोक हैं, अब ये नए वाले सीजीआई को संभालनी पड़ रही है सारी सारी बातें। अब वो एक एक चीज जो हम पुराने पाप धो रहे हैं। ठीक हो गया। चलो, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 14 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना। चलो एक बार लिस्ट बना लो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स की। हम आर्टिकल 14 से 35 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल है। आओ जी। नोट्स बस केस लो के बनाओ, बाकी तो मेरे से लगे। वही देखो, जिसने लिखना है वो लिखे, मेरी तरफ से फ्री हो। डायरेक्ट तो मेरे से ही आएगा, फिर नोट्स बना के ले जाओ। ठीक हो गया ना। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ, जिसको लिखना है, जिसकी राइटिंग तेज है, जो नोट्स बनाने में बड़ा तेज है, वो लिखे, वो बनाए। केस लो के तो बनवा देना। हाँ केस लो, तुम केस लो करा दो, कोई बात करा दो। देखो जी, आर्टिकल 14 से शुरू हो जाता है, फंडामेंटल राइट इन एब्सोल्यूट। क्या है पहला राइट आपका, इक्वलिटी का राइट है, बिफोर लॉ का राइट है। फिर 15 में कौन सा राइट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, किस नाम पे, रीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से। ठीक है ना। ये जो बोल देते ना बिहारी, पहाड़ी, ठीक है ना, कोई कोई जिसके जैसे पहाड़ी लोग होते हैं उनके फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है ना। तो बोल देते चपटा आ गया, चपटा आ गया, यूं कर देते चपटा आ गया। ठीक है ना। अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, उनको बोल देते हैं चाउमीन, मेड इन चाइना। शायद क्या। हाँ यहाँ यही नहीं छोड़ते। ठीक है ना। अब पता है क्या है, देखो अपने यहाँ का तो कल्चर है, ये हंसी ठट्टा करना कल्चर, लेकिन ये बड़ी सीरियस बात है वहाँ। नो डाउट, मतलब पीसफुल कम्युनिटी के बाद हमारा ही नंबर आता सबसे ज्यादा, वो हम ही को ही गालियां देते हैं। अब तो खैर बहुत मुखर हो गए वो लोग, वो बोल देते हैं कि तुमसे तो अच्छा ही है, तुम गंदा आदमी है, हम अच्छा है, फिर भी हम अपना देश का है, तुम किसी का नहीं। वो तो बोल देते हैं, हरियाणा के लोगों को बोलने लगे, क्या करें भाई। ठीक होगा। अगेन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलो जी, आओ 16, इक्वलिटी जो है दी जाएगी, क्या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किस चीज की, मैटर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है ना, नौकरियों के अंदर इक्वलिटी बरती जाएगी। ठीक हो गया। फिर 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। अगर किसी ने किसी के खिलाफ अगर ये छुआछूत वाला कोई भी कमेंट पास कर दिया, या फिर ये भेदभाव वाला कर ही दिया, लेट से छुआछूत, ठीक है, हमारे कुएं पे कैसे चढ़ गया, तो आ गए। 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है ना, कोई भी देश किसी भी भारतीय नागरिक को बिना भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्टेट की परमिशन के बिना कोई नाम नहीं देगा। जैसे पुराने जमाने में सर बोल देते थे। ठीक है ना, सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, सर, हाँ, नहीं लॉर्ड तो नहीं, ये टाइटल नहीं। ठीक होगा, ये किसी आदमी को नहीं मिलता। ठीक है ना। और देखो कितने इंफीरियर है वो लोग, वो भगवानों को लॉर्ड कह रहे हैं। लॉर्ड जीसस बोलते हैं क्या, ये गॉड जीसस बोलते हैं। गॉड तो नहीं है ना, वो गॉड तो नहीं मानते ना उसको, क्या लॉर्ड ही मानते हैं ना उसको, लॉर्ड जीसस। हाँ, और लॉर्ड तो वो बैठे हैं, माय लॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो फिर भगवान है। पिछले कई सीजीआई ने तो भी होता है ऐसा ही है, जैसे हम भगवान है। लॉर्ड साहब, है ना, एक वर्ड लिख रहा है लॉर्ड साहब, है ना? ये लॉर्डशिप से ही निकला है। चलो, नाम नहीं देंगे भैया। ठीक है ना, अगर नाम देना है तो स्टेट, देश ही नाम देगा, टाइटल देगा किसी को। ठीक हो गया।
चलो 19 में फंडामेंटल फ्रीडम्स आ गई। फंडामेंटल फ्रीडम के अंदर कितनी फ्रीडम है? एक तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, असेंबल होने की फ्रीडम है, एसोसिएट होने की फ्रीडम है, मूव फ्रीली की फ्रीडम है, कहीं पर भी बसने की फ्रीडम है, कहीं पर कोई भी काम करने की फ्रीडम है। ठीक है जी, 19 के अंदर कितनी 5 प्रकार की फ्रीडम आ गई है, ए बी सी डी ई एफ। जी हाँ, कितनी आ गई? ए बी सी डी ई एफ, 6 प्रकार की फ्रीडम आ गई। चलो 20 में प्रोटेक्शन है भैया, कन्विक्शन के अगेंस्ट में, है ना, पुलिस किसी को भी उठा के ले जाए, सही, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट है आपका। चलो जी, राइट टू लाइफ आ गया 21 के अंदर, राइट टू एजुकेशन आ गया 21A के अंदर, 22 के अंदर क्या आ गया? जो अरेस्ट कर लेते हैं डिटेंशन एक्ट के थ्रू, ठीक है जी, उसके लिए आपका फंडामेंटल राइट आ गया है। 23 में आ गया कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। किसी ने देखा वो एप्स्टीन फाइल में वो क्या कर रहे थे? वो बच्चे भी किडनैप करवाते थे, और क्या कर रहे थे उनके साथ पता है किसी को? हजारों बच्चियां गायब हैं, वो जादू जादू मंत्र भी कर रहे थे। मैं मतलब मैंने बंद ही कर दिया, मैं उसमें घुस गया, मैं एक बार देखता हूँ क्या है। ठीक है, तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतनी इतनी सुंदर बच्ची, वो 3 साल की। ठीक है ना, आपने भी देखा होगा, वो ऐसे टेबल के साथ में बैठी हुई है, और उसके हाथ पे ऐसे टेप लगाई हुई है। देखा किसी ने? उस फोटो भी आई हुई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज कर एक, क्लिंटन की वाइफ का आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है जी, उसका भी आ चुका है। एक एलन डी जेनरस करके वो पॉडकास्ट चलाती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे उसके अंदर। उसको तो ये बताया कि वो तो मतलब बहुत ही प्रोलिफियंट कैनिबल है, मतलब उसको तो इंसानी मांस चाहिए खाने के लिए, अगर उसको इंसानी मांस नहीं मिलेगा तो, ठीक है ना, पता होगी वो, पता एकदम से गायब होगी वो, नहीं पता। मेरे होश उड़ गए थे भाई साहब, मैंने उस बच्ची को, मतलब वो सिर्फ फोटोज दिखाया था, और उसके बाद पता नहीं, उसको बताते हैं कि भाई उसको बांध दिया, वो बेचारी 3 साल की बच्ची को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, उसका रेप किया। और भाई साहब उसकी जो स्किन जो है यहाँ से पील आउट करने का, पूरा चेहरा ऐसे बिगाड़ दिया उसका, ऐसे नोच दिया, यहाँ से काट रखा था, यहाँ से इतना बुरा उसका वो कर रखा था। और वो बेचारी यूं कांप रही, उसका वीडियो आया हुआ है, और वो यूं कांप रही, 3 साल की बच्ची खत्म ही हो जाएगी, वो मर गई बेचारी। ठीक है ना, माइंड पे क्या गुजरेगी? इतनी सारी मॉडल्स दिखाई, इतनी सारी, 34 लाख फाइल्स हैं उसके अंदर, 34 लाख वीडियोस हैं। वो बच्चे खा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां खा रहे हैं, छोटे छोटे लड़के खा रहे हैं। ठीक है जी। चलो क्या है? प्रोहिबिशन किस चीज का? ट्रैफिकिंग है इसमें, कि भैया ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, क्या किसी चीज की, ह्यूमन बींग्स की, और तो और उनके साथ फोर्स लेबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? चलो जी, 24 किस चीज का फंडामेंटल राइट आ गया? प्रोहिबिशन का राइट आ गया, क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर्स का। ठीक हो गया? 25 के अंदर क्या आ गया है? यहां से रिलीजन वाले राइट शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो भी आपका विश्वास हो भाई साहब, उसको मानिए, उसको प्रोफेस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और उसको प्रोपोगेट कीजिए, इसकी फ्रीडम है। 26 में कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं वो खुद ही, वो फ्री है, अपने आप मैनेज करेगा। ठीक हो गया? चलो जी, 27 के अंदर टैक्स से भी फंडामेंटल राइट मिल गया, कि टैक्स भी नहीं पे करना ऐसे रिलीजियस अथॉरिटीज को। 28 के अंदर और रिस्ट्रिक्शंस आ गई, अटेंडेंस। चलो जी, 29 के अंदर कि भाई साहब ये जो है कल्चरल एजुकेशनल की जो माइनॉरिटीज हैं, ये अपने लिए अलग अलग कॉलेजेस वगैरह भी खोल सकती हैं। ठीक है ना, 30 में भी यही चीज है। चलो जी, 31 अपना 42nd के थ्रू, 44th के थ्रू इसको हटा दिया गया है। ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है बेसिकली, फंडामेंटल राइट ऑफ जो अपना जो प्रॉपर्टी का था उसको खत्म करके ये डाला गया था यहाँ पे। 31 से सेविंग्स है, छोड़ दो। 32 में क्या आ गया? फंडामेंटल राइट किस चीज का? रिट्स डालने का राइट आ गया। ठीक है ना, अगर किसी भी व्यक्ति के हमारे देश में अगर फंडामेंटल राइट कोई भी इंस्टीट्यूशन ब्रीच कर देता है, अगर वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की डेफिनेशन में आता है, तो वो बंदा जिसके राइट ब्रीच हुए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से अपने राइट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करवा सकता है। ठीक हो गया? ये कहां से राइट आया आपके पास?
ये 32 के थ्रू राइट आया। 33 में क्या है, पावर आ गई, फंडामेंटल राइट नहीं है, पावर आ गई। अगर पार्लियामेंट चाहे तो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को रोक सकती है, ठीक है ना। लेट से सिविल वॉर हो जाए देश के अंदर, या बाहर से कोई आक्रमण कर दे, या कोई आतंकवादी आ जाए, ठीक है जी, तो क्या करेंगे, सरकार को लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, इमरजेंसी लगा दी, जो भी बाहर मिलेगा गोली से उड़ा देंगे, है ना। फंडामेंटल राइट कौन सा, लाइफ वाला एवरेज हो गया। स्टेट चाहे तो कर सकती है, पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ ये 33 के अंदर सिर्फ इतना बता रहे हैं। अब देखो 34 के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, और 35 के अंदर जो लेजिस्लेटिव है उसकी पावर की इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट आपके 14 से लेकर 32 तक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आएगा तो ध्यान रखना 14 दूनी 32, ठीक हो गया, ध्यान रखना। 12 के अंदर स्टेट क्या है उसकी डेफिनेशन है, 13 के अंदर लॉ क्या है उसकी डेफिनेशन, ठीक हो गया। 33 के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो कहां कहां पर रोक लगा सकती है फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट उस पर रोक लगा सकती है, ठीक है ना। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं, ठीक हो गया। 34 में फिर 34 के अंदर सेविंग क्लॉज आ जाता है, 35 के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा है, और कुछ नहीं, सिंपल रहेगा, सही। एक बार जाके अगर चाहो तो ये लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट बना लेना, क्योंकि याद भी करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग जितना मैंने नोट किया है डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब में है वो डीएनएस में, इस सेक्शन में ये तरह उसको मिला दो बस, ये लेकिन केस लॉस की दिक्कत केस लॉस हो जाएगी उसकी उसकी बढ़, ठीक है ना। है। फटाफट लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट लिखवा दूंगा पॉइंट, ठीक है ना। बट अगेन फिर भी याद करनी पड़ेगी। क्रिमिनल रिसोर्स है साथ में पेपर करा था। हाँ, चक्कर ये है ना, देखो जुडिशरी, किसने क्या बोल दिया याद नहीं। अगर उसका जुडिशरी का एग्जाम आएगा ना, तो जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो अपने आप में इंटरप्रेटर्स होते हैं, अपने आप में जूरिस्ट हैं, तो वो क्या है डीप में से क्वेश्चन लेके आएंगे। ये जो नेट के जो एग्जाम बनाते हैं ये तो बहुत ऊपर से एग्जाम बनता है, इनकी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाएं, लोग नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना मैंने देखा है, ठीक है ना, वो क्या है, डायरेक्ट है आपका। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जितने भी बेरेक्ट है। अब अगर जूरिस्प्रूडेंस का कोई बेरेक्ट थोड़ा है, ठीक है ना। तो जितने बेरेक्ट वाले आपके सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लगभग डायरेक्ट है, ठीक है ना। बाकी जहां पर मैं नहीं देख पाया तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, वो मुझे आप बताओ। 12 और 13 को देखना ना। हाँ, आर्टिकल 12 और 13 लॉ की डेफिनेशंस पे सवाल पूछे होंगे, क्या ऑर्डिनेंस को माने, रेगुलेशन को लॉ माने कि ना माने, ठीक है ना। कुछ डॉक्ट्राइन्स भी है, डॉक्ट्राइन वैक्लिक्स पूछ रखा हो, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन मोरिबन पूछ रखा हो, डॉक्ट्राइन सिविलिटी पूछ रखा हो, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर पूछ रखा हो, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल पूछ रखा हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से इसको खत्म कर लेंगे, ठीक हो गया। चलो आओ, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया। देखो फटाफट, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट लिखो, फंडामेंटल राइट्स को आत्मा बोला गया है, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी। ठीक है जी, कहाँ से आए हैं, ये हमने अमेरिका से अडॉप्ट करे। फंडामेंटल है। हाँ, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आए हमारे पास। हाँ, सारा चेकर। अगेन दूसरी चीज ये देखनी है आपने, क्या हिस्ट्री पूछ रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे, कितने क्या थे, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है। आजकल अभी अभी पिछले 2 महीने से, 2-4 महीने से बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, ठीक है ना।
वही कोई भी अपना रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है कि भाई फलाने आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो बस ऊट पटांग की हरकतें करना शुरू कर देता है, दूसरे लोगों को गालियां देना शुरू कर देता है। अगर किसी को ये कहे कि वो फलाने आदमी ने नहीं बनाया था, वो तो फलाने आदमी ने बनाया था, नहीं ऐसा कैसे है? ठीक है ना, आजकल बहस छिड़ी हुई है। अगर देख लेना, अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी आया हुआ है तो एक अपने को लगाना पड़ेगा आधा पौना घंटा। ठीक हो गया? लिखो, दो हिस्से कर लो इसके, कौन सी इसके आर्टिकल 14 के। एक तरफ तो लिखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी तरफ लिखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी ईबीएल और ईपीएल। देखो, यह एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसा क्यों कह रहा हूं इसको, एक बार डायरेक्ट पे आ जाते हैं। देखो जरा, बड़ा करना पड़ेगा ना, जूम करूं। ये देखो, देखो क्या लिखा हो, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये देखो, नेगेटिव अजम्पशन के साथ शुरू होता है, शेल नॉट। ठीक हो गया, स्टेट मना नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या कानून ऐसे बनते हैं जो हर आदमी के लिए अलग अलग हो? हर आदमी के लिए अलग अलग जैसे कि डॉक्टर्स के लिए कानून, और एक है। सिविलियन के लिए कानून, एक है। एडवोकेट के लिए कानून, और एक लेमैन के लिए कानून, एक पार्लियामेंटेरियन के लिए कानून, और क्या? एक असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर उसके लिए कानून, एम्बेसडर के लिए कानून, जज के लिए कानून, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, तहसीलदार के लिए कानून, और एक लेमैन के लिए कानून। ऐसा। ठीक है ना। जब इस तरीके के लॉ बनाने होते हैं तो हम क्या जाते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट में जाते हैं, इक्वलिटी के। ठीक है ना। और जब हम आगे बात करते हैं, आओ जरा, और को सर्कल करें, जब बेरट लेके आओगे ना तो मैं सर्कल कराऊंगा आपको। ठीक है ना, दो टुकड़े हैं इस बेरट के, इस आर्टिकल के। और क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इक्वल प्रोटेक्शन देगा किसको, सब किसी को जो भी हमारी इंडियन टेरिटरी में है। यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इक्वलिटी का। अगर जेल में कोई एक बार किसी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई तो कोर्ट की नजर में सब फिर बराबर है ना। सलमान खान भी अब क्या है, अगर विदेश में जाना है, टाइगर खूगा पा गया, टाइगर आइस पाइस की उसने शूटिंग करनी है तो कोर्ट से इजाजत लेके जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। ऐसे ही मान लो एक बार कोर्ट की फटपेट में कोई भी आ जाए, लेट से एमपी है, एमएलए है, कोई भी है, अगर उसने कोई भी काम करना है तो कोर्ट की परमिशन लेगा, है ना। सिंपल है, यही चीजें डन। एक बार अगर फटफेट में आ गया है तो पॉजिटिवली उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी जब उसको ट्रीटमेंट देने की बात आएगी तो लो सबको ट्रीट करेगा बिल्कुल समान ही। ठीक है ना, लेकिन जब मना करने की बात आएगी, ठीक है ना, या फिर लो बनाने की बात आएगी तो देखो, अनइक्वल लोगों के लिए आप इक्वल लो नहीं बना सकते। हॉस्टल की थ्योरी लगा देते हैं, पावरफुल लोगों के लिए पावरफुल लो, लेमैन के लिए लेमैन लो। ठीक हो गया, सही। अब इधर आ जाओ, इधर लिख लो, लिखो डिफरेंट लॉ, डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट स्टेटस। ठीक हो गया, इसे समझ में आ जाएगा नेगेटिव क्यों कह रहे हैं इसको। बेरेट में भी आपको पता लग गया है, दो टुकड़े हो गए हैं बेरेट के, बेरेट के कह रहा हूँ उसी आर्टिकल के। ठीक है ना, इधर भी आपको पता लग गया कि ऐसा क्यों लिखा गया है।
हम नहीं बना सकते, हर किसी के लिए सामान्य एक जैसा लॉ नहीं बना सकते, यह असंभव। ठीक होगा, सही। अगर हम कर दें कि भाई जैसे डिफेमेशन का लॉ है, डिफेमेशन का लॉ उसको एब्सोल्युटली हम जो है उसको ट्रीट करेंगे या फिर एनफोर्स करेंगे, तो ये दिन रात पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। कभी देखिए एफआईआर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पशन का लॉ आ गया है। एग्जाम्पशन भी सुप्रीम को, ये क्या बोलते हैं अपना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है, आर्टिकल 105 में आ गया है, प्रिविलेजेस है कुछ, ठीक है ना। देखें, प्रदर्शन करें सिर्फ विजुलाइज करने के लिए। अरे भाई साहब, हम्म, ये देखो जी, पावर प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ, ठीक है जी, subject to the provision of this constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of the parliament, there shall be freedom of speech in parliament। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट का मतलब क्या है, गाली दो, ठीक है ना। इस कारण से आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट की, बेसिकली पार्लियामेंट का मतलब, पहले तो पार्लियामेंट ऐसी होती थी, है ना, गोल कलर की बिल्डिंग होती, गोल कलर कह रहा हूँ, गोल शेप की। आजकल कैसी है, आजकल मेरे ख्याल ये शेप भी ऐसा है उसका, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके शेप। ऊपर से आप देखते हो, ये ऐसे था, ये जॉइंट सेशन था, ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा राज्यसभा अलग अलग थे, यहाँ पे अलग अलग है, ये काफी बड़ा एरिया, ठीक है। ध्यान रखो, सिर्फ पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ गोल या फिर ये षटकोण शेप का नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको पार्लियामेंट परिसर बोलते हैं, इस पूरे एरिया में, ठीक है ना, कोई भी लीडर किसी दूसरे को गाली दे देगा, कोई भी अपशब्द कह देगा, तो वो कोई गुनाह नहीं, बाहर करेगा तो, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन इसलिए थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, आपने, चलो नाम आ गया तो, अपने सुश्री 1008 श्री एलओपी है, ठीक है ना, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कोई किसी को, कोई उसको गद्दार बोल रहा है, वो किसी को गद्दार बोल रहा है, कोई उसको हट करके निकल जा रहा है, कोई कुछ भी ठीक हो गया, सिंपल। ये क्या है, ये लॉ है, ये इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। जब लॉ बनाने की बात आएगी तो इक्वल नहीं होते, अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, अलग अलग लॉ आपको बनाने पड़ेंगे। एक आदमी सोसाइटी में रहता ही नहीं है, उसके लिए सोशल लॉ लगेगा ही नहीं। एक आदमी ने शादी नहीं करी, ठीक है ना, क्या उसके ऊपर मैट्रिमोनियल लॉज लगे, नहीं लगेंगे उसके ऊपर, समझ पा रहे हो ना। उसके ऊपर कब लगेंगे, जब वो उस व्यवस्था में आएगा। नहीं, जैसे मान लो मैं शहर में हूँ, मैं अगर शादी नहीं करता तो क्या मेरे ऊपर मैट्रिमोनियल लॉज लग जाते, नहीं लगते। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल है। उनके अपने कस्टम्स है, उसके हिसाब से देखें। अगर कभी डिस्प्यूट होगा कि क्या वो हिंदुओं की डेफिनेशन में आएंगे, तो सेक्शन 2 की तरफ से आ सकते हैं वायाचम। अगर वो खुद बोल रहे हैं हमारे ट्राइब्स के जो कस्टम्स है वो अलग है, तो ठीक है भाई, अपने कस्टम्स के हिसाब से शादी करो, है। मैं तो ओवरऑल मैट्रिमोनियल लॉज की बात कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स हो, हिंदू मैट्रिमोनियल, सिख मैट्रिमोनियल या फिर क्रिश्चियन मैट्रिमोनियल, कोई भी। डन हो गया, सही। चलो, एक कोटेशन लिख लो, देखो आर्टिकल 14, permits
classification but prohibits class legislation. आर्टिकल 14 परमिट कर रहा है कि क्लासिफिकेशन कीजिए आप, है ना? हर चीज में क्लासिफिकेशन है, ये तो चलो ठीक है, जेंडर के आधार पर भी है। वुमन को किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, मेंटेनेंस, पेमेंट, इंजंक्शन। हाँ, अगेन मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि सिविल जो लॉ होता है उसके अंदर जेल जैसी वो करनी पड़ती है आपको, नहीं, लेकिन किसी किसी सिविल लॉ के अंदर जब कोर्ट मजबूर हो जाती है, सब सामने वाली पार्टी मजबूर कर देती है, तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में डालने का भी प्रोविजन है। सिविल में तो मना कर दिया सीधा, सेक्शन 57-58 लिखा हुआ, 56-57-58 लिखे हुए थे सीपीसी, एग्जम्पशन है बच्चों की और महिलाओं की। क्यों भाई? ठीक हो गया? क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, परंतु क्लास लेजिस्लेशन, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग से लेजिस्लेशन, विधान ही अलग कर दिया जाए, उसको परमिट नहीं करता। ठीक हो गया? सिंपल। चलो पहला केस लिखो जरा, लिखो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, BALSARA, FN बलसारा, FN बलसारा, 1951 सुप्रीम कोर्ट। 51। ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर लिखो जरा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होगा? ठीक हो गया? देखो अगेन, अगर आपसे पूछा जाए क्या आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ करता है? यस। क्या क्लास लेजिस्लेशन के लिए अलाउ करता है? नो। हाँ बिल्कुल, लो ही अलग हो जाए। बिल्कुल ये जो बाकी लोग हैं उन पे तो बीएनएस लगेगी, और जो ये 2% ये जो इतने बहुत अमीर लोग हैं इन पे एसपीएस लगेगी। हाँ, ये बेसिकली लेजिस्लेशन नहीं होता कि गरीब अगर इंडियन पकड़ा गया है तो बीएनएस के लगा देंगे उसके ऊपर, अगर कोई अमीर इंडियन पकड़ा जाएगा तो उस पर बीएनएस नहीं लगेगी, उसके ऊपर और कुछ लगेगा, नहीं। ठीक है ना? सलमान खान भी उसने क्राइम किया, ऑफेंस किया उसने, ठीक है ना, सेम कोर्ट में जा रहा है, ठीक है ना, जोधपुर जाना पड़ता है उसको, ठीक है ना, बड़ा टाइट सिक्योरिटी के साथ जाता है, उसको पता है, ठीक है ना, स्टार्टअप यहीं पे रह जाएगा, है ना। और यहाँ जब मुक्के लगेगी तो आवाज भी नहीं आएगी, भिशुम भिशुम, यहाँ तो सीधे टिकेंगे। ठीक हो गया? इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन दिया गया है रैशनल नेक्सस का। बस इतना याद रखो, नेक्सस, NEXUS, नेक्सस से चलेगा तो रैशनल, RATIONAL, रैशनल नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है गठजोड़, रैशनल रीजन वाला, रीजनेबल ही तो रैशनल का मीनिंग, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको जस्टिफाई किया जा सके, कोई ऐसा कोई कांड कर दे जिसको जिसको मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो क्या है वो? अनरीजनेबल है। ठीक है ना? जैसे मान लिया चलो भाई ठीक है भाई, अमीर है, ये क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ वहां से किडनैप कर ले। एक बड़ी ही फेमस उसका जिक्र आया हुआ था, वो अनाथालय चलाती है अमेरिका में, शी इज ब्लैक लेडी, निग्रो लेडी,
ओपेरा ओपेरा नाम है शायद उसका, विनफ्रे ओपेरा करके नाम उसका। तो अफ्रीकी देशों में एशियन देशों में, एशियन देश इज लाइक अस, ठीक है ना, और यूरोपियन और अमेरिकन जो देश है उसके अंदर अनाथालय चलाती है, और वो एप्स्टीन की प्रिय सखी हो। वो क्या करती है, वहां से सुंदर सुंदर बच्चियां और बच्चे जो हैं, उनको सप्लाई करने का काम करती है। वो भी गायब है। ऐसा तो सर बिहार में भी था एक, उसमें भी बढ़िया हो गया थे। हम्म। देखा आपने? बिहार में था सर एक प्रोजेक्ट पूरा बड़ा रहता है, तो मूवी बनी थी, मैंने क्या करता पता नहीं क्या, ऐसे ही गाना था लगा, जो भी उसके मालिक थे और शहर के अमीर लोग थे, न्यूज़ ये पेपर। स्वयं मीरा नायर ने भी एक मूवी बनाई है, स्लम डायरीज पता नहीं कैसे कुछ करके एक मूवी बनाई थी। ये भी यही काम करती है। आजकल तो इसका जो ममदानी जो लड़का है, जो न्यूयॉर्क का मेयर है, ठीक है ना, और एप्स्टीन की फोटो रख के साथ में शक्ल मिला रहे हैं लोग, ठीक है ना। मीरा नायर भी बड़ी प्रिय सखी है उसकी, एप्स्टीन की, ये वो एचपी की फाइल ठीक है। बिहार वो भी वाले। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से लेके गई है। हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जो अमेरिकी लोगों को बच्चे गोद देती है, पता किसको, क्यों पता? क्या ये तो पता नहीं, बाकी कोई मिशनरीज, बहुत सारे मिशनरीज हैं यहाँ पे जो इंडियन बच्चे जो, विजिलेंस में नहीं रखेगा किसी भी तरीके ये चैरिटी की, उसमें चैरिटी के बेस में काम करते हैं। कोई विजिलेंस हो गया, कोई चैरिटी कर दी उन्होंने, आगे वो कर रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको मजबूत अब जैसे बनाना है। अनाथालय है, अनाथालय क्या है, सरकार जितने रख पाती है उतने रख पाती है, बाकी कोई कोई आदमी अपना अनाथालय चलाए तो लोग उसको चैरिटी देने लग जाते हैं, सरकार भी उसको चैरिटी वो देती गलत है। धंधा करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका है। किडनी बेच के निकाल, अभी तो चला हुआ है। छोटा बच्चा है, मार दो उसको। छोटा बच्चा कितना शोर मचाएगा। अभी तो किडनैपिंग केसेस चले हुए ना। ना, वो गलत न्यूज थी। सर है असली में भी है, पर जो इनकी दिल्ली से जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो तो है ही, वो तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि भाई 3 दिन में 800 नहीं लोग, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। उतना ही गलत था कि 800 नहीं थे, लेकिन 300-400 नंबर है। ना, 300-400 महीने महीने भर के, फरवरी फरवरी के ये है तो, सर, ये तो वेबसाइट पे है, दिल्ली पुलिस की, उन्होंने ऐसे डाल रखे हैं कि हाँ इतने महीने, दिन हाँ में महीने ये की है, डिलीवर। महीने की है। लेकिन आधा थोड़ा सस्ता, जैसे 150 के करीब कुछ मिल भी गए हैं। वो तो यूं कह रही है, वो तो यूं कह रहे थे कि भाई पिछले हफ्ते जो है 800 डेली, डेली तो नहीं था, ऐसे तो डेली था। का नहीं, पता हर ये नहीं। दिन खबर भी आते है। ही, और जब बहुत ज्यादा आने लगा, अब यूट्यूबर्स ने उठा उठा के इसकी वीडियो डालने लग गए, ठीक है ना, तो फिर सरकार जागी। वो सरकार मर्दानी ने मूवी पता, आई है हाँ उसकी। मर्दानी मूवी आई हुई है, अब वो हम शायद जिक्र, हम भी जिक्र कर रहे थे पीछे हाँ, से। मैं नहीं था क्लास में, लेकिन वो मर्दानी मूवी जो करी है वो सारी बकवास है। हाँ वो क्या है, प्रमोट कर रहे हैं इसको। थोड़ा बहुत तो मतलब जो होता है वो तो है ही। वो तो हो ही रहा है, बट देखो, एक तो फियर मॉन्गरिंग करना अपराध है, लोगों के अंदर डर बनाना, अफवाह फैलाना, ये अपराध है, बीएनएस में अपराध है ही। पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होता है इससे, सरकार और देश के प्रति तो अविश्वास बढ़ता ही बढ़ता है लोगों का, ठीक है ना, बल्कि पैनिक क्रिएट होता है। ठीक हो गया। मेरे को आज भी याद है, कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, नहीं हुआ इतना पैनिक, नहीं हुआ, ठीक है ना। सेकंड वेव जब आई, ठीक है ना, पैनिक हुए लोग, बहुत सारे लोग मरे। तीसरी में तो तीसरी में तो खैर वो तो यूज टू हो गए लोग, लेकिन सेकंड में जो पैनिक क्रिएट हुआ ना, अपने अपने भिवानी रोड पे एक गांव है, ठीक है जी, उसमें उस अकेले गांव में विद इन 2 मंथ्स, ठीक है ना, 40-60 लोग मर गए थे, 60-70 लोग मर गए थे, हाहाकार मच गया था उस गांव हमारी गली में भी में। हाँ, दो ऐसे तीन ही। लोग एक ही साथ हाँ, गली पर। मेरे फादर साहब खुद पैनिक के कारण चले गए थे। डर गया ओपन होगा। हार्ट सर्जरी हो रखी थी उनकी, पहले हार्ट कमजोर होके रखा हुआ था, ठीक है ना, फिर रोज टेंशन ले लेते। मैं तो कहता था, मैं थोड़े कोई बात ना, घुट्टी घाटी चाहिए, शौकीन थे पापा मेरे, ठीक है ना, कोई घुट्टी घाटी चाहिए तो बताओ आप, ठीक है ना, बट ऐसे ऐसे वो मत करो, लेकिन बहुत ही ज्यादा उन्होंने टेंशन ले ली, ठीक है ना। जब मैं लास्ट उनके दर्शन हुए थे, उनके एक हाथ में वो बाल काटते हैं ना, शेविंग करी थी उन्होंने, बिल्कुल चिकने हो गए, तैयार हो गए थे। ठीक है ना, वो नाक के बाल काटने, मूछ माछ के बाल काटने थे, एक हाथ में कैंची थी, एक हाथ में फोन था, चश्मा लगा रखा था, और यूं के बेड के ऊपर जैसे बैठे होंगे ना, यूं करके, एकदम से प्राण पक्षी उड़ गए, वो यूं करके आधे लेटे हुए थे, आधे बैठे हुए थे। हार्ट सी तो हार्ट से। ऐसे ही ना 3-4 ही दिन हुए, मेरी बहन के हस्बैंड एक्सपायर हो गए। जो बाल ठीक कर रहे थे वो शीशे के आगे खड़े हो गए और वहीं लेट गए। हार्ट सी तो बड़ा खतरनाक हार्ट हार्ट है। सीज होता जवान है। आदमी तो हार्ट सीज जिंदा में तो पता भी नहीं चलता है। एक लड़की कनाडा थी, एक ऑस्ट्रेलिया, कोई से नहीं आने पाई। जैसे हाँ ये पता नहीं एक ना हुआ है बात।
नीचे नीचे खाना बन रहा था, मैं तो फोन मिला रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। ठीक है ना, मैंने लड़का भेजा, लड़का छोटा छोटा ही था मेरा, यूँ लगा लो कि कितने साल का होगा, 5 साल का। ठीक है, अब वो जाए, वो गया पापा, बोले पापा तो लेटे पड़े हैं, हंस रहे हैं मेरे को देख के, मगर शायद लेट गए होंगे, थक गए होंगे। मेरे दादा तो ऐसे हाथों में गई है, चाय पिला रहे थे हाथों में ही रह गए। वैसे तो ये फियर मॉन्गरिंग करना, इससे नुकसान होता है जान माल का। ठीक हो गया? सही, चलो अगला नेक्स्ट केस लो। ई प्यूरोयप्पा, ई पी रो यप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। टी एन लिख रहा हूं बस खाली। 1974 सुप्रीम कोर्ट। The arbitrary decisions. हम्म, Arbitrary decisions. हम्म। इसमें कौन सा डॉक्ट्राइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। देखो, अब रीजनेबल नेक्सस का डॉक्ट्राइन क्या कहता है? ये सिंपल बोलता है भाई कोई भी लॉ बनेगा ना, क्लासिफिकेशन अलाउड है ना, लेकिन क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। सोचो, हाँ, अब हमारे देश में कुछ ऐसे कानून है जो पर्टिकुलर पीपल्स के लिए है, लेट से उनके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं है, तो क्या वो कानून सस्टेनेबल है? क्या वो आगे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, लेट से कोई SC ST एक्ट है, या फिर किसी वुमन के लिए कोई पर्टिकुलर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। ठीक है ना, पता को ना, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के अगेंस्ट में होती है, पुरुषों के अगेंस्ट में नहीं होती, लो ऐसा मानता है। ठीक है ना, बाकी ये भी एक रियलिटी है कि भाई हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा अत्याचारी होती है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सही बात है। ठीक है ना, और एक वो कौन था, वो सौरभ, सौरभ नाम था ना, वो तो नाड़ी में ही जाएगा, वो 30,000 की नाड़ी में सड़ेगा। वो जिसने वो वीडियो डाला था, जिसने सुसाइड कर लिया था, कॉर्पोरेट में था वो, कि मुझे न्याय मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरी अस्थियों को, हाँ, मेरी अस्थियों को कोर्ट की नाली में बहा देना। अच्छी सैलरी। अच्छी सैलरी दी, और पूतना जैसी वाइफ थी उसकी, वो लूटती रहती, दोनों माँ बेटी मिलकर उसको। वो इतना परेशान हो गया बेचारा वो, है ना, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आदमी सोचता है कि यार छोड़। सही। अब पहला डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि भाई देखो, रीजनेबल होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यह है कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि जस्टिफिकेशन हो। मान लो कोई ऐसा लॉ बनाना पड़ जाए जो बहुत हार्श है लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं है। अब क्या है, रोड के ऊपर अगर आप दुपहिया चलाते हो तो क्या है, सीधा सिंपल, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। ठीक है ना, आदमी स्कूटर चलाना सीख लेता है, बाइक चलाना सीख लेता है, फिर उसको दोबारा से, क्योंकि कंफर्टेबल होने में उसको समय लगता है, हेलमेट पहन के दोबारा से चलाने सीखता है वो, क्योंकि एकदम से उसको ऐसा लगेगा बंद कर दिया यार, तो यार यहाँ से तो कोई मार जाएगा, मेरे साथ भी यही हुआ है। है ना। अब अगेन क्या है, अब यही हेलमेट जो है, कोई मान लो कोई टोपी वाला है जो मजहब की टोपी रखता है सर के ऊपर, वो नहीं पहनेगा, उसको भी पहनना पड़ेगा। कोई सिख है, ठीक है ना, जिसको टर्बन रखनी है, ठीक है जी, उसको भी पहनना है। ठीक है ना, क्या रीजन है? आर्बिट्रेरीनेस है। सरकार को बेसिकली आर्बिट्रेरी होकर भी कानून बनाने पड़ जाते हैं, इसके लिए भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहले ही पगड़ी बंधी हुई है, क्या सिक्योरिटी है? हमारे लिए तो ठीक है ना, सही। ये सिर्फ टर्बन देके अमेरिका ने अलाउ कर दिया है। अब टर्बन सिख जो है, अमेरिकन जो फोर्स है, आर्मी जो, उसमें भी है, उसमें तो वो धीरे धीरे जो क्या है, ऊपर के लेवल तक भी आ रहे हैं, लंबे चौड़े तो होते ही हैं। ठीक है जी, और अब वो आर्मी आर्मी पर्सनल्स भी हैं। ठीक है जी, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि उनको आदत है सर के ऊपर बोझ लेके परफॉर्म करने की। ठीक है जी, उनका सर्वाइवल सबसे बढ़िया रहता है। क्यों? हेलमेट एक ऊपर, वैसे हेलमेट है उनका, ठीक है जी, और अंदर पगड़ी है, गोली यहीं पे फंस जाती है, अंदर नहीं जाती। ठीक हो गया? तो क्या है, कुछ कुछ लोग आर्बिट्रेरी हैं तब भी बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे एयर होस्टेस के लिए रूल बना दिया, क्या
भाई जिस लेडीज की खाल लटक गई उसको एयर होस्टेस नहीं बनाएंगे, हमें तो जवान जवान लड़की एयर होस्टेस बनानी, एयर होस्टेस जवान जवान लड़के बनाने हैं। आपको मेरी उम्र का आधे उम्र की महिला या पुरुष जो है वो बिरस जा, भाई मैं बनूंगी और एयर जो भी, ठीक है जी। अब वो बोलेगा नहीं मैं इसके खिलाफ पहुंच जाऊं कोर्ट में, भाई ये तो आर्बिट्रेरी है। हाँ तो फिर आर्बिट्रेरी है तो नहीं, मैं भी बनूंगा, नहीं बन सकता, ठीक हो गया, सही। अब सरपंचों के लिए हरियाणा में लॉ बना दिया क्या, जिसके दो बच्चों के फालतू बच्चे हुए यानी तीसरा बच्चा भी हुआ तो सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। केस लो है। हाँ अपना अपने अपने हरियाणा का है, मेवात का, ठीक है ना। अब अगेन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह की देन मानते हैं भैया बच्चों को, अल्लाह अल्लाह की भगवान की भी देन भाई। मेरा ब्यो था भाई, मैं तो 40 करूंगा, मुझे घर में ही महाभारत देखनी है ठीक हो गया, कुछ आर्बिट्रेरी भी बनाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, डी एस नाकरा, एन ए के ए आर ए, नकारा मत लिखना, नाकरा है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट। इसकी सेक्शन भाई शरीफ की ये पूरा पे नहीं लिखी, ना लिखी है 1974, देखो देखो मैंने लिखी हुई है, देखो लिखी हुई है मैंने 1934 ये बेसिकली आर्बिट्रेरियस, डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरियस लिखो, आर्बिट्रेरियस प्लस वोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली लॉ बना दिया था कि भाई इस पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट रख दी, इससे पहले जो रिटायर हो जाएगा उसको इतनी पेंशन मिलेगी, इसके बाद जो रिटायर होगा उसको इतनी पेंशन मिलेगी, दोनों पेंशन अलग अलग है, काफी फर्क है ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन बना दिया बिल्कुल है ना। चलो चलो जी लिखो, लास्ट नेक्स्ट केस लिखो, स्टार लगा लेना, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देखिए 1983 हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या था इस केस में? ये जैसे होता है ना कि भाई एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही पोस्ट है, लेकिन एक बंदा जो फील्ड में काम कर रहा है जो पुरुष है उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो ये और एक सरकारी के जो लिए है या महिला है वो बैक एंड पे बैठी हुई है उसको कम सैलरी मिल रही है, तो उसने केस डाल दिया। तो ये मतलब सरकारी के लिए कर दिया प्राइवेट खर्चा में? हर किसी, अच्छा मतलब जैसे दो डॉक्टर है तो महिला है तो कम देंगे पुरुष है तो ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं? बाकी इसके अगेंस्ट भी आ चुकी है, अभी रिसेंट की जजमेंट आई, पता है होता ही है। रिसेंट की जजमेंट आई, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया भाई अगला ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप एसी के अंदर क्यों बैठे हो, आप निकलिए बाहर मेहनत कीजिए। नहीं जैसे कि मतलब कोई फ्रेशर है वो गया भी डॉक्टर है, 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो अब वो तो कम ज्यादा तो होगी। ना ना ना, मैं तो सेम सेम काम की बात कर रहा हूँ, सेम पे फिर सेम वर्क की बात करी, यानी पोस्ट डेजिग्नेशन सब कुछ सेम है, ठीक है ना। हाँ तो वो उसमें भी हो सकता है जो ज्यादा काम करेगा, जैसे पार्टनरशिप फर्म है सर, कोई पार्टनर पड़ता है तो ना कंपनी वो तो पहले से ही लिखते हैं कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। हाँ कि भाई मेरे को 50% मिलेगा, फलाना जो है इसको 20%, आपको 30%, इस हिसाब से और जो बाद में बनते हैं सर पार्टनर और फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं। फिक्स होता है उनका, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में इसी चीज के ऊपर ही लड़ाई हो सकती है, तो इस चीज को वो राइटिंग में करते ही करते हैं ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1989 1981 सुप्रीम कोर्ट।
ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंटरव्यू होता है ना, उसके ऊपर मेरिट का इशू था इसके ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट केस लो लिखो, के ए अब्बास। कीमत कैलिग्राफी में जा रही तो हाशिया में है। सिंपल लिखो, मार्क्स इन एडमिशन इंटरव्यू। चलो नेक्स्ट लिखो, के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। ये कुछ मूवी को यू सर्टिफिकेट होता है, कुछ मूवी को ए सर्टिफिकेट होता है, कुछ मूवी को, जो बाल मूवी होती है, सी 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 सर्टिफिकेट होता है क्या, ए फॉर अडल्ट। ठीक है ना। यू फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, जो नॉर्मल मूवी होती है उसको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है ना। ए फॉर अडल्ट और सी फॉर चाइल्ड होता है, पता नहीं कौन सा होते हैं पता नहीं है, एडोलेसेंट होता है इनका भी, या फिर मास्टर्स एम वाला होता है। ठीक है ना। ये अलग अलग क्या है, अब इसके पीछे पॉलिसी क्या है। भाई मुझे इस मूवी में दी हुई गालियां पसंद नहीं आई, दूसरी मूवी में दी हुई गालियां पसंद आ गई, मैंने इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दे दिया, उस मूवी को मैंने ए सर्टिफिकेट नहीं दिया। सर्टिफिकेट देने से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है स्क्रीन का फर्क पड़ता है, ऑडियंस का फर्क पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर ए सर्टिफिकेट के साथ आई है तो भैया पर्टिकुलर एज तक के बंदे तो देख नहीं सकते उसको। ठीक हो गया। उनका क्या करोगे कि एक ही किस्म की मूवी के अंदर एक मूवी को तो इन्होंने ए सर्टिफिकेट दे दिया और एक मूवी को उन्होंने पैसे खा खा पी के उसको यू सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है ना। तो अब क्या है, इनके हाथ में बात रखी हुई है, तो क्या है, आर्बिट्रेरी नहीं चलेगा भाई, आपको रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ बाकी आप बताओ, क्या ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए मूवीज में? क्यों? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन समाज का आईना, आईना नहीं, समाज की सच्चाई और समाज के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। ठीक है ना। सही। और हमारे देश में तो लोग पागल हैं। साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स ही हाँ पॉलिटिक्स, साउथ इंडिया के लोग ज्यादा हमसे इस मामले में हमसे ज्यादा जाहिल है। ठीक है। लिखो लास्ट केस लिखो, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। 1981। हाँ इसमें 35 साल की एज बनाई हुई थी रिटायरमेंट की। बताओ जी, क्या रीजनेबल लग रहा है आपको ये? चलो सही बात है। क्या आर्बिट्रेरी है? क्या ये आर्बिट्रेरीनेस जस्टिफाइड है? सोचो। है ना। हाँ लिख लो, द क्लासिफिकेशन इज क्रूअल एंड इंसल्टिंग टू इंडियन वुमनहुड। अरे भाई साहब और भी है। लिखो, दीपक सिब्बल। नेक्स्ट केस लो लिखो, सिब्बल SIBEL वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी PU 1989। LLB का इवनिंग कोर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, वो सेमी गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी नहीं है। ठीक है ना।
तो सरकार ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये रीजनेबल नहीं है ये क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो ये लॉ बनाया ना, अब जैसे हमारे यहाँ भी होती थी, पता होगा ना, इन्होंने बंद कर दी। क्यों? इन्होंने सबके लिए बंद कर दी। इस केस के अंदर किसके लिए बंद करी? जो प्राइवेट एम्प्लॉई है और जो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सेमी गवर्नमेंट मतलब आधा आधा, आधा सरकारी आधा प्राइवेट, आधा सरकारी आधा गैर सरकारी। क्यों भाई, ऐसे कैसे? ठीक है, चलो इन्होंने बंद ही कर दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई देखो जी क्या है, हमारा पढ़ता खाता नहीं पड़ता, ठीक है ना। और सिंपल क्या है कि भाई जनरल जो है वो क्लैश हो जाता है इवनिंग में। क्यों? देखो लो कौन पढ़ता है, लो इवनिंग में वो पढ़ेगा जो सरकारी ऑफिसर रिटायर है, ठीक है। हमने कितनी बार देखा है, ठीक है ना, हमारे जो पुरानी फैकल्टी जिनके मतलब द्वारा हम पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। अब वो शाम को कोई स्टूडेंट है उनका और वो क्या है, वो बदतमीजी कर रहा है, वो कासू नहीं कर रहा उनके साथ, ठीक है ना। अब उसको उसके खिलाफ एक्शन मिले तो वो अपनी दोस्त दिखाता है, मैं फलाने से रिटायर हूँ, फलाने से रिटायर हूँ, ये है वो है, तू क्या है, तू क्या है, कौन कौन पढ़ेगा? धीरे धीरे क्या करें, सभी टीचर्स ने बोल दिया हम नहीं पढ़ाएंगे, नए की भर्ती नहीं हो रही। फिर क्या करा, यूजीसी से क्या गाइडलाइन है, चलो भैया एमडीयू में के अंदर 5 ईयर का जो क्या 5 ईयर या फिर 3 ईयर जो इवनिंग क्लासेस हैं वो हम डिसऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सीधा सिंपल। अब इसके पीछे कोई क्लासिफिकेशन थोड़ी ना किया है, अब कोई भी क्लास का बंदा हो सभी के लिए बंद है, ठीक हो गया। लेकिन इस केस के अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी उनके ऑफिसर्स के लिए तो खुला है बाकियों के लिए नहीं। हाँ ऐसे ही है। पढ़ने आते वो हैं। इसलिए, वरना तो यहीं पे भीड़ लगती रहती थी, ठीक है ना। और एक जो सरकारी प्रोफेसर है, असल में तो प्रोफेसरशिप एंजॉय वही बंदा कर रहा है, ठीक है ना, जो सरकारी प्रोफेसर है। जो प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो नहीं, इज मोर और लेस देन ए ग्लोरीफाइड क्लर्क। हाँ सैलरी नहीं, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा एमडीयू में, जो 3 लाख बहुत ज़्यादा, हम्म, ढाई, 3 तो हिंदी प्रोफेसर की है। अब तो बराबर 3 3 आप यूँ लगाओ, उसी 3 के अंदर इनको कोठियाँ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं अंदर, ठीक है ना, बिजली पानी। अब इनके कोई मीटर मटर थोड़ी ना लगे हुए हैं, ये तो उसी सैलरी में से कटवाते हैं। हाँ सब मिल जाता है मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो कितनी मिलेगी, कोई प्रोफेसर है लेट से, कितनी मिल जाएगी? 60 70। अपने 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 शहर की बात कर रहा हूँ, हमारे 60 डायरेक्टर की तो 1 लाख, उसकी वाइफ की 3 लाख है। सीआर सीआर तो डायरेक्टर है वो, डायरेक्टर है वो। उसकी वाइफ के तो 3 लाख या प्रोफेसर है कहाँ? एमडीयू में। तो वो प्रोफेसर है ना, और वो डायरेक्टर है, वो प्राइवेट है सी यार, प्राइवेट है पता है। ठीक है ना। और प्राइवेट में कौन है वो जिसको 1 लाख मिल रही है, वो उसकी पोस्ट क्या है? डायरेक्टर वो डायरेक्टर है, ठीक है ना। जब डायरेक्टर को 1 लाख मिल रही है तो प्रोफेसर को कितनी मिलेगी? प्रोफेसर को मिलेगी 60 एक, और असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी मिलेगी? 30 40। तो वैकेंसी आती है, वैकेंसी से पहले क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, वो निकाल भी क्राइटेरिया तो पूरा देते करो। हैं। हाँ वो क्राइटेरिया पूरा करो, हो जाओ सिस्टम में शामिल। अभी 2 3 टीचर निकाल रहे हैं। ना निकाले नहीं होते, वो बेसिकली क्या है, एडॉक बेसिस पर होते हैं। वही है ना सर, लेकिन नेट करके बैठे रहो, वैकेंसी आएगी तो ठीक है, ना तो पैसे पढ़ाते रहो, पढ़ाते को होना चाहिए। एक बार लग गई तो फिर ठीक हो गया, चलो कल करवा हो गया टाइम। पता है सिर्फ ये कर, 1 2 3 4 केसेस, देंगे। 5। टाइम चलो बजाओ बाबू। इसको करवा दो, मैं ऑनलाइन कर दूंगी। ना फोटो डाल दो, केस दिखेंगे। अब लिख रहे हो तो फिर लिख ही लेना, क्या? नहीं सिर्फ ये वाले 4 केस। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कोई बात, जाओ। मेरे हाथ